हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी ये जो क्लास है, मैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप जैसे कि बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैम आप बार बार हमारे क्लासेस में एफडीआई का इस्तेमाल करती हैं कि एफडीआई ये एफडीआई वो, तो आज एक बार हम बता ही देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एफडीआई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ड से ही पता लग रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली फॉरेन से हो रहा है। ठीक है, फॉरेन से अदर कंट्री के साथ हो रहा है एफडीआई, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब कोई भी दूसरी कंट्री के लोग या फिर कोई भी दूसरी कंट्री के व्यक्ति जब दूसरी कंट्री से आके इंडिया के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी दूसरी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री से आके इंडिया में आकर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एफडीआई। इसे हम क्या कहते हैं? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से ये जानी जाती है। सो वेल गाइस, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए, हमारे देश में एफडीआई के लिए आने के लिए बहुत सारे रूट ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर ऐसी एफडीआई कि आप 100% एफडीआई कर सकते हैं। तो एफडीआई के अंदर बहुत ज़्यादा सुधारात्मक कार्य हुए हैं, क्योंकि एफडीआई आज की डेट में अगर मैं बात करती हूँ इन करेंट, तो 100% तक भी एफडीआई लीगल हो गई है। सो वेल गाइस, यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ आ ही गया होगा। तो थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ेंगे और एफडीआई की कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या जानना है, कुछ एस्पेक्ट जानने हैं, देन मैं इसके बाद में ये पीछे वाली चीज़ों पे आऊँगी। सबसे पहले मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे पहले मैं बात करूँगी। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें हम यहाँ से जानेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जस्ट 2 मिनट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी विदेशी देश में स्थित किसी व्यक्ति या फर्म से किसी देश में किया गया कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। मतलब देखिए, कोई भी देश है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरी कंट्री में रहती है, पर वो इंडिया में आके या किसी और कंट्री में जाके जब बिजनेस करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हम लोगों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 1991 से प्रमोट करना स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या हुआ था कि भारत बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था उस समय पे। आर्थिक संकटों से भारत जूझ रहा था, डे बाय डे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते जा रहे थे भारत के। तो इन्हीं इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए, ठीक है, इन्हीं सब इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए 1991 में ये निर्णय लिया गया। क्योंकि अगर मैं 1991 की बात करती हूँ, तो उस समय पे 1 अरब डॉलर, सिर्फ 1 अरब डॉलर पैसा बचा था इंडियन इकोनॉमी के पास। बाकी भारत के पास पैसा ही नहीं था। ओनली 1 अरब डॉलर्स पैसा बचा था, और इंडियन इकोनॉमी के पास उस समय पे पैसा था ही नहीं। अगर मैं बात करती हूँ पैसे की, तो कहीं भी उस समय पे पैसा नहीं था इंडियन इकोनॉमी के पास एट एनी, मतलब उसमें। तो हमारी अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट दिवालिया होने वाली थी। तो 1991 के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, एल फॉर लिबरलाइजेशन। एल फॉर हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण मतलब का क्या है? उदारीकरण से मतलब ये है कि जो सेक्टर्स पर, देखिए, हमारे देश में पैसा नहीं था, हमारे देश के आयात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, पर लेकिन उनको भी चुकाने के लिए पैसा नहीं था, हम लोग ऋण में गिरते जा रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर क्या किया गया, इकोनॉमी को एक परफेक्टली मतलब वर्क कराने के लिए, कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से काम कर सके, हमारी इकोनॉमी अच्छे से स्टेबल हो पाए, तो उसके लिए उपकरण ढूंढे गए। तो सबसे पहले देखा गया कि उदारीकरण। उदारीकरण में क्या किया गया, जो लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि लाइसेंसिंग है, सम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइसेंसिंग है, कितनी सारी चीज़ें होती हुआ करती थी, ठीक है। तो जब सरकार की इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो गाइज उन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने कहा कि देश को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा, क्या काम करा, बहुत सारे सेक्टर्स पे से लाइसेंसिंग को हटा दिया गया था। क्या क्या दिया गया था? बहुत सारे सेक्टर्स पे से क्या हुआ? लाइसेंसिंग हटा दी। लाइसेंसिंग को हटाने के बाद जो लोग निवेश नहीं करना चाहते थे, जो निवेश नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर निवेश किया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण करना। इसके बाद द पर्टिकुलर वर्ड इज द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमी को सुधारना था, तो ये प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण भी किया गया। निजीकरण इसलिए किया गया, जो निजीकरण का मतलब होता है वेयर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर को एग्जिस्ट। जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं,
उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी कि जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपने बिजनेस एस्पेक्ट्स में भी काम करती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, पैसों का लेन देन करना स्टार्ट कर देती है। तो दिस मीनिंग इज द कॉल्ड ऑफ द, दिस इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज भी किया गया, ठीक है। तो और ग्लोबलाइज, ग्लोबलाइज का मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भी किया गया। वैश्वीकरण इसलिए किया गया ताकि हम दूसरी कंट्री के साथ इजीली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकें। हमारे देश में किसी चीज़ों की कोई भी मतलब एटलीस्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ना हो। तो बेसिकली गाइस, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी स्टार्ट हुआ। एक्चुअली जब एफडीआई होती है, जब हम किसी कंट्री के साथ क्या करते हैं, बिजनेस रिलेशंस क्रिएट करते हैं, तो उस कंट्री की ना सिर्फ मुद्राएं हमारे पास आती हैं, बल्कि उस कंट्री का नॉलेज, उस कंट्री की टेक्नोलॉजी, वहाँ का कल्चर भी साथ लेके आती है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी वो अपने साथ समेट के ही लाती हैं। तो भाई देखिए 1991 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। ये सिलसिला जब जारी किया गया था, वो इसलिए जारी किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पे काम किया जा सके। सो वेल गाइज, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आमतौर पर एफडीआई तब होता है जब कोई विदेशी संस्था किसी एक देश में किसी कंपनी के शेयरों में स्वामित्व या नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करती है, या वहाँ व्यवसाय व्यवसाय स्थापित करती है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है, जहां विदेशी कंपनियां केवल इकाइयों के लिए इक्विटी खरीदती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, बेस्ट इन एग्जांपल्स हैं। मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया। तो ये एंटायर थिंग्स हम कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, इसका मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इस तरह के काम करती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। दैट इज द प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसके बाद एफडीआई में विदेशी संस्था का कंपनी के दिन प्रतिदिन के संचालन में कहना है। एफडीआई केवल धन का प्रवाह नहीं है, याद रखिएगा। एफडीआई केवल धन का प्रवाह नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी का, ज्ञान का, कौशल का, विशेषज्ञता का, जानकारी का प्रवाह भी है। ये किसी देश के आर्थिक विकास के लिए गैर वित्तीय संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है। एफडीआई आमतौर पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था में होता है जिसमें विकास की संभावना होती है, ठीक है, और एक कुशल कार्यबल भी होता है। पिछले कई वर्षों से एफडीआई मौलिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी हस्तांतरण के एक प्रमुख रूप में विकसित हुआ है। देखिए एफडीआई कोई कंट्री कब करेगी, एफडीआई तो उस कंट्री में कोई भी कंट्री करेगी तो जब करेगी ना, जब हमारे देश के अंदर वहां पर विकास का भी कुछ ना कुछ संभावना है। जहाँ पे विकास की कोई संभावना नहीं है, तो कोई कंट्री एफडीआई क्यों करेगी, बिल्कुल भी एफडीआई नहीं करेगी। यहाँ पर एक क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दैट इज स्पेशल का मतलब क्या होता है, विशेष। पहला होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होता है जहाँ पर क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पर क्या है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, जहाँ पर काम ढंग से नहीं हो रहे हैं, तो जहाँ पर अच्छा खासा डेवलपमेंट वगैरह नहीं होता, वो एरिया सच के अंदर आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। भारत में 2005 के अंदर पहला इकोनॉमिक जोन फाइंड किया गया था, जो कि कांडला था। और कांडला कहाँ पड़ता है, कांडला गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चे देखिए एफडीआई जो आती है, ये नई नई प्रौद्योगिकी की, नई नई टेक्नोलॉजी को, नया ज्ञान, कौशल, विशेषज्ञता और जानकारियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो देखिए यहाँ हम कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आता है। तो जब एफडीआई आएंगे, दूसरे लोग यहाँ पे आके व्यापार करेंगे,
तो सिंपल सी बात है कि वहाँ का कल्चर भी हस्तांतरित होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ का कल्चर बिल्कुल भी उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होगा। वहाँ का कल्चर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। अगला इसमें आता है कि यहाँ पे आता है एफडीआई के लाभ समान रूप से वितरित नहीं है, यह मेजबान देश के सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। देखिए, जो एफडीआई से मिलने वाले लाभ होते हैं किसी भी कंट्री में, मान लीजिए भारत में अमेरिका के जो एफडीआई करी है अमेरिका के लोगों वगैरह ने, तो जो एफडीआई का जो हमारे भारत में सिस्टम जो है, तो ये जो सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे समान इनको वितरण हो, एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एक जैसा सिस्टम नहीं हो सकता। मेजबान देशों में एफडीआई के निर्धारक हैं नीतिगत ढांचा, प्रवेश में संचालन, कार्यप्रणाली, विलय, अधिग्रहण और के संबंध में नियम, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, विदेशी सहयोगियों के उपचार, मानकों, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, व्यापार नीति, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं, ये सारी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो निजीकरण नीति भारत में विदेश प्रदेशी निवेश, नवीनतम आयतन अप्रैल से अगस्त 2020 तक कुल 35.73 बिलियन अमेरिकन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सारी डाटा इसमें दी गई है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, जब एफडीआई होती है ना, तो ये कई रूट्स के थ्रू इंडिया के अंदर आती है। तो एफडीआई के दो रूट होते हैं, एक एफडीआई को लाने के ना मार्ग होते हैं कि एफडीआई जो आ रही है, एक होता है स्वचालित मार्ग। एक मार्ग क्या होता है? एक मार्ग होता है स्वचालित मार्ग, जिसे इंग्लिश में ऑटोमेटिक रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक रूट। एक होता है स्वचालित मार्ग, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोमेटिक रूट, और एक होता है गवर्नमेंट मार्ग, गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट रूट को कहते हैं सरकारी मार्ग। ठीक है, तो सरकारी मार्ग कहा जाता है। जो पहला आता है स्वचालित मार्ग, स्वचालित मार्ग दैट इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोमेटिक रूट। इसमें आने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली भारत के अंदर इन हो सकते हैं और यहाँ काम कर सकते हैं। तो स्वचालित मार्ग में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। बल्कि इसके विपरीत अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट रूट की, तो जो सरकारी रूट होता है या गवर्नमेंट रूट होता है, तो उस सिचुएशन में याद रखिएगा, गवर्नमेंट रूट के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा, अगर इन केस ऑफ जब हम गवर्नमेंट रूट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट रूट के संदर्भ में हमेशा याद रखिएगा, देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके दवाइयाँ बेचना चाहता है, तो सरकार ये तो नहीं कह सकती आइए और दवाइयाँ बेचते चले जाइए, नहीं, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यही चीज इसीलिए तो यहाँ पे इस संबंध में सुधार को आमतौर पर एफडीआई मानदंडों को आसान बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। देश के आर्थिक उदारीकरण के बाद से कई क्षेत्र आंशिक या पूर्ण रूप से विदेशी निवेश के लिए खुल गए हैं। वर्तमान में भारत व्यापार में आसानी के मामले में शीर्ष 100 देशों की सूची में है। देखिए, वर्तमान में एफडीआई करने के मामले में भारत कितने 100 कंट्रीज के अंदर आता है, यानी कि सूची में आता है। ठीक है, तो 100 कंट्री की सूची में आता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत कुल 49 बिलियन डॉलर के एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 में से एक था। यह 2018 से 16% की वृद्धि है। फरवरी 2020 में डीपीआईआईटी, ठीक है, बीमा अधीनस्थों में 100% एफडीआई की अनुमति दी। देखिए, पहले कम अनुमति थी, अभी थोड़ी ज़्यादा अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो कौन कौन से सेक्टर में दी गई है वो मैं बात करूंगी। अप्रैल 2020 में डीपीआईआईटी एक नया नियम लेकर आया, जिसने कहा था कि कोई भी कंपनी जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में विदेश का लाभकारी स्वामी है, ठीक है, लाभकारी स्वामी है या ऐसे देश का नागरिक है, निवेश करता है, केवल सरकारी मार्ग के तहत आ सकता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी संस्थाएं केवल भारत की सरकार के स्वीकृति के बाद ही निवेश कर सकते हैं। 2020 की शुरुआत में सरकार ने राष्ट्रीय एयरलाइन की एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें स्वचालित मार्ग से आती हैं और कुछ सरकारी मार्ग से। जैसे कि मैं स्वचालित मार्ग के एफडीआई की बात करती हूँ, तो विशेषी संस्था को सरकार आरबीआई या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी विदेशी संस्था है, उसे सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि जो सरकारी रूट से आती हैं और कुछ चीजें गवर्नमेंट रूट से। जैसे कि यहाँ पे बोला गया सरकारी मार्ग के तहत, अगर कोई चीज सरकारी मार्ग के तहत आ रही है, ठीक है, तो उसे विदेशी संस्था को अनिवार्य रूप से
सरकार की मंजूरी लेनी चाहिए। ठीक है, इसे विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से एक आवेदन दाखिल करना चाहिए जो एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है। जो एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है, इसके बाद ही आवेदन प्रतिबंध संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेजा जाता है, जो DPIIT को प्रमाणदेश दे और आवेदन को स्वीकार कर या अस्वीकार किया जाता है। देखिए, ये जो निर्णय लिए जाते हैं DPIIT के द्वारा दिए जाते हैं कि भैया जो विदेशी सुविधा का पोर्टल है, अगर वो उसको क्या करता है, अगर एक्सेप्ट करता है, किसी ने FDI के लिए डाला कि भाई वो हमारे देश में FDI करते हैं, अगर उसे एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करना तो भी नहीं करेगा। ओके गाइस, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इसके थ्रू आती हैं। तो चलिए, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो वन बाय वन करके एक एक चीज़ बात करेंगे। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। इंग्लिश में लिखा है पर परेशान ना हो, मैं सब हिंदी में भी समझाऊंगी। तो सबसे पहले आता है कि FDI इज नॉट अ इनफ्लो ऑफ मनी बट ऑल्सो द इनफ्लो ऑफ द टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज, नो हाउ। अगला आता है FDI केवल धन का अंतर्वहन नहीं है बल्कि प्रौद्योगिकी का, ज्ञान का, कौशल और विशेषज्ञता का भी अंतर्निर्वाह है। ठीक है, दूसरा अगला आता है FDI के लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते, यह मेजबान देश की प्रणालियों और बुनियादी ढांचों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो आता है कि यहाँ पर FDI लिमिट्स कितनी हैं किस सेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले नाउ लेट्स टॉक अबाउट द FDI लिमिट्स। तो सबसे पहले हम सिविल एविएशन की बात करेंगे। एयरपोर्ट और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए 100% FDI दी गई है ऑटोमोबाइल में, यानी कि स्वचालित मार्ग से। ऑटोमोबाइल नहीं, स्वचालित मार्ग से, आप स्वचालित मार्ग से FDI कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट 100%, ठीक है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं सिविल एविएशन के, उनमें भी स्वचालित मार्ग ही दिया गया है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट में शेड्यूल्ड एयरपोर्ट सर्विस, जो शेड्यूल्ड एयरपोर्ट सर्विस होती हैं, यानी कि अनुसूचित सर्विसेज जितनी भी हैं डोमेस्टिक पैसेंजर के लिए 100% FDI होती है, जिसमें 49 तक आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक रूट, और रेस्ट आपको गवर्नमेंट रूट से आती है। नॉन शेड्यूल एयरपोर्ट सर्विसेज 100% से ऑटोमेटिक रूट से आती हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह जो होती हैं 100% FDI है विद ऑटोमेटिक रूट। तो यहाँ पर ये FDI क्या है, ये 100% आ सकती हैं विद द ऑटोमेटिक रूट। इसके बाद जो अगला आता है, यहाँ पर क्या आता है वो देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI होती है वो 49% तक तो ऑटोमेटिक रूट से है। उसके बाद आपका और 20% अप्रूवल रूट, यानी कि गवर्नमेंट रूट से दी गई है 20% FDI। ओके, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी लिमिट दी गई है, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर एक्टिविटीज, इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं 74% तक FDI कर सकती हैं विद ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, कितने परसेंट तक, 74%। इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होती हैं 100% FDI कर सकती हैं ऑटोमेटिक रूट से। LIC प्रपोज्ड, जो LIC वगैरह होती हैं ये 20% तक FDI कर सकती हैं विद अप्रूवल रूट तक। ठीक है, LIC प्रपोज्ड LIC। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू चेंज द FDI, ये तो हमारा था ही। माइनिंग और कोल वगैरह होते हैं, खनन वगैरह की क्रियाएं जो होती हैं उनमें कितना होता है, यहाँ आता है कोल एंड लिग्नेट माइनिंग फॉर द कैप्टिव कंजप्शन बाय द सेक्टर सच एज आयरन, स्टील एंड सीमेंट अंडर द, ठीक है, एलिजिबल एक्टिविटी परमिटेड अंडर द रेस्पेक्टिव एक्ट। देखिए, कोल और माइनिंग में अगर आप यहाँ पे आके कुछ बिजनेस या बड़ी बड़ी मशीनरी लाना चाहते हैं, आयरन स्टील में करना चाहते हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, पर लेकिन हमारे जो क्षेत्रों से खनन करने के बाद जो चीज़ें मिलती हैं वो आपकी नहीं हो सकती हैं, यानी कि विदेशी कंपनियों की नहीं हो सकती। 100% FDI है विद ऑटोमेटिक रूट। सिटिंग अप कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, अगर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह लगाने हैं तो उसमें भी 100% FDI है ऑटोमेटिक रूट के साथ। प्रोसेसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू कोल एंड कोल माइनिंग 100% FDI दी गई है विद द ऑटोमेटिक रूट, 100% FDI। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, डिफेंस। डिफेंस में FDI अप टू 49% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, बट पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत द गवर्नमेंट रेज दिस लिमिट इज 74%। ये 49% बनाई गई थी, पर लेकिन इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे 74% बढ़ा दिया गया है। डिफेंस FDI इज सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, लेकिन इसे कम या ज़्यादा भी करा जा सकता है ड्यू टू द प्राइवेसी ऑफ द कंट्री एंड ड्यू टू द
प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला आता है डिफेंस। ठीक है, डिफेंस डिफेंस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू इंडस्ट्रियल, तो ये मैंने बता ही दिया है आपको। अगला नेक्स्ट जो आता है एफडीआई का प्रकार, वो आता है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग जो है उसमें कितने परसेंट एफडीआई है, तो ब्रॉडकास्टिंग की जो एफडीआई है, ये होते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, डीडीएच एंड ऑल, तो यहाँ पे क्या आता है, टेलीपोर्ट्स, डीटीएच, मोबाइल टीवी, हेडेंट्स इन द स्काई, ब्रॉडबैंड, ठीक है, सॉरी, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, केबल, नेटवर्किंग, 100% एफडीआई है विद ऑटोमेटिक रूट से। ठीक है, तो 100%। अगला आता है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, ठीक है, बोर्ड जैसे कि एफएम वगैरह 49% गवर्नमेंट रूट से, क्योंकि इसको नहीं दे सकते, आपने हमारे एफएम पे कुछ ऐसा चला दिया जो लोगों के अंदर गलत तरीके से बैठ गया, तो भैया लड़ाई दंगे सब मच जाएंगे, तो इसीलिए दैट्स वाई ये ऑटोमेटिक गवर्नमेंट रूट से रखा जाता है। अप लिंकिंग ऑफ न्यूज़, करंट अफेयर्स एंड टीवी चैनल्स, ठीक है, न्यूज़, करंट अफेयर, टीवी चैनल 49% एफडीआई है विद सरकारी रूट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम, इस तरीके की कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर उसने कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। अपलिंकिंग ऑफ द नॉन न्यूज़ करंट वगैरह, ठीक है, अफेयर्स, टीवी चैनल्स, डाउन लिंकिंग ऑफ द 100% टीवी, ऑटोमेटिक रूट से ये होती है। अगला आता है नेक्स्ट, प्रिंट मीडिया। जो प्रिंट मीडिया होती है इसमें कितने परसेंट एफडीआई होती है, तो यहाँ पे आता है प्रिंट मीडिया में पब्लिशिंग ऑफ द न्यूज़पेपर्स, periodical डीलिंग ऑफ द न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, 26% एफडीआई गवर्नमेंट न्यूज़ है। कोई भी ऐसी चीज़ जो जनता को इन्फ्लुएंस करती है, ये जनता उस चीज़ को पढ़ती है, तो वो सब चीज़ें आप उसे ऑटोमेटिक रूट से ही ला सकते हैं और गवर्नमेंट रूट से ही ला सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट से नहीं ला सकते। मान लीजिए कोई भी ऐसी न्यूज़ दे दी अनाप शनाप जिससे कि देश में विद्रोह हो गया, तो क्या करोगे, कंट्री को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। दैट्स वाई इन सभी चीज़ों को किससे, गवर्नमेंट रूट के तहत ही रखा जाता है। अगला आता है पब्लिकेशन ऑफ इंडियन एडिशन ऑफ द फॉरेन मैगजीन्स डीलिंग विद द न्यूज़ एंड द करंट अफेयर्स। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ द इंडियन एडिशन 26% एफडीआई से होते हैं विद द गवर्नमेंट रूट। ठीक है, तो 26% एफडीआई विद गवर्नमेंट रूट से इन्हें रखा जाता है। सो वेल गाइज, यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यानी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, तो प्लीज टेल मी, मैम नहीं समझ आया या वट एवर यू वांट। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में देखिए, अपलोडिंग, स्ट्रीमिंग एंड द न्यूज़, करंट अफेयर्स थ्रू डिजिटल मीडिया, 26% एफडीआई है विद गवर्नमेंट रूट। ठीक है, तो ये कितने परसेंट एफडीआई है, गवर्नमेंट रूट से 26% तक एफडीआई इसमें दी गई है। तो मैंने बताया ना, जो भी ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट मीडिया वगैरह से रिलेटेड है, सरकार से रिलेटेड है, सब में एफडीआई 26% ही होगी या कम से कम एफडीआई होती है, और ये हमेशा गवर्नमेंट रूट से होती है। इसको तो आपको याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप इसे गवर्नमेंट रूट से इजीली कर सकते हैं। अगला आता है गाइस इसमें, वो आता है बैंकिंग सेक्टर एंड एआरसी। एआरसी क्या होते हैं, एआरसी की फुल फॉर्म होती है असर्ट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो कंपनियां होती हैं, याद रखिएगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी कंपनीज हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वह सभी कंपनियां होती हैं जो क्या करने का काम करती हैं। ठीक है, जो याद रखिएगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो कंपनी है, जब ना बैंक को लोन दिया जाता है, तो बैंक में जब बैंक किसी को लोन देता है, तो वो व्यक्ति अगर बैंक का लोन समय पे नहीं चुका पाता है या बैंक का लोन समय पे नहीं चुकाता, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो जब बैंक ने लोन दिया, तो वो व्यक्ति बैंक का लोन सही समय पे अगर नहीं चुका पा रहा है या नहीं चुका रहा है, ठीक है, तो बैंक उससे परेशान हो जाती है, बैंक उसके वहाँ पे बाउंसर वगैरह भेजती हैं। तो पहले तो उसको बाउंसर को भेजते हैं बैंक का लोन की, भैया व्यक्ति जल्दी से जल्दी लोन चुका दे। तब भी अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुका रहा, तो अब बैंक क्या करती है, बैंक सीधा सा क्या करती है, अपने उन लोनों को बेच देती है एआरसी को। एआरसी कंपनी होती है जो बैंक के एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होते हैं, यानी कि जो बैंक को फायदा नहीं दे रही हैं, उनको वसूलने का काम करती है नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो जब भी बैंक किसी को लोन देता है और वो व्यक्ति लोन को वापस नहीं कर रहा है बैंक के, तो ठीक है, बैंक का वो पैसा एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाता है। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के लिए यूज की जाती है एआरसी कंपनीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हमेशा क्या करती हैं, ये मतलब देखिए, पहले क्या होता है, बैंक ने लोन दिया, किसको लोन दिया, किसी भी व्यक्ति को लोन दिया, ठीक है, पहला, इस व्यक्ति ने नॉट पेड, बैंक का जो लोन था इसने एक टाइम पे पेड नहीं किया, तो अब जब इसने नॉट पेड कर दिया है बैंक का, तो बैंक का पैसा क्या हो गया, एनपीए।
एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी कि बैंक का जो पैसा, जिससे अब बैंक को कोई भी फायदा नहीं, बैंक लोन क्यों दे रहा है, फायदे के लिए लोन दे रहा है, पर उसको इस लोन से कोई फायदा नहीं हो रहा, लोग पैसा लेके बैठ गए और उसे वापस करने का नाम नहीं ले रहे, बैंक उसके ऊपर केस पे केस करे जा रहा है। इसके लिए केस किया जाता है सरफरेशी, सरफेसी एक्ट के थ्रू थ्रू इसके ऊपर केस किया जाता है कि वो 1 साल के अंदर केस कर देती है बैंक आपके ऊपर। तो एनपीए किया जाता है, एनपीए बैंक वसूलने के लिए जाती है, ठीक है, उसके घर में। तो भैया बाउंसर्स को भेजती है, बैंक ने बाउंसर्स इसलिए हायर करे हैं ताकि तुम लोग लोन नहीं दोगे तो तुम्हारे घर आएंगे, पर लेकिन लोगों ने बाउंसर इसलिए हायर करे होते हैं कि बैंक वाले आएंगे उन्हें मारेंगे। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, ठीक है, भारत के अंदर। तो बैंक भी अपने बाउंसर्स, लोग भी अपने बाउंसर्स को हायर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। सो वेल गाइज, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। एनी क्वेश्चन एंड डाउट सो प्लीज टेल मी। तो बैंक क्या करती है, जब वो परेशान हो जाती है कि भैया उसका लोन उसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जब बैंक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो बैंक क्या करना स्टार्ट कर देती है, बैंक अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए, या बैंक क्या करती है, इस लोन को भेज देती है एआरसी कंपनी को, इसकी जिम्मेदारी सौंप देती है। अब जो बैंक के पास, बैंक एआरसी कंपनी इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होती है कि हाउ टू रिकवर द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। वो अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को रिकवर करने के लिए स्पेशलाइज होती है, तो वो उसको रिकवर करने का काम करती है। सो वेल गाइज, यहाँ तक समझ आ गया होगा, सबको दिक्कत है, परेशानी किसी को नहीं हो, इसीलिए हमने क्लियर किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा गाइस कि जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं इसमें एफडीआई लिमिट कितनी होती है। तो सबसे पहले आता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनमें 74% तक ऑटोमेटिक रूट्स के द्वारा, 49% तक ऑटोमेटिक रूट है, गवर्नमेंट रूट 49% पर, ये गवर्नमेंट रूट 74% तक बढ़ा भी सकती है। अगर सरकार मना कर देगी कि भैया बैंकिंग सेक्टर्स यहाँ नहीं आएंगे तो वो नहीं भी आएंगे। पब्लिक सेक्टर में 20% है विद ऑटोमेटिक रूट, जो कि बहुत ही कम होता है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये होती है 100% एफडीआई के साथ आ जाइए, हमारे देश के एनपीए वसूले, नो डाउट। ओके गाइस, तो ये इसमें रिलेटेड है। सो यहाँ तक आप सभी को ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की चीज़ों को भी लुकआउट करेंगे कि ये क्या होती है। इसमें आता है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, अदर वित्तीय, तो जो वित्तीय सेवाएं हैं, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, उसमें कितनी एफडीआई लिमिट होती है। तो पहला आता है फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटेड बाय, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, रेगुलेटेड बाय द फाइनेंशियल सेक्टर्स लाइक आरबीआई, सेबी, ठीक है, इरडा, प्रेफेडा, एनएचबी, और एनी अदर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स एज मैनी नोटिफाइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 100% एफडीआई विद ऑटोमेटिक रूट, 100% एफडीआई होती है ऑटोमेटिक रूट के। वाइल लेवल एटीएम्स, एटीएम्स जो होती है ना, 100% एफडीआई विद ऑटोमेटिक रूट। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो होती हैं, जो देश की रेटिंग वगैरह को बताती हैं, 100% एफडीआई विद ऑटोमेटिक रूट। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन द सिक्योरिटी मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन द सिक्योरिटी मार्केट, 49% एफडीआई विद द ऑटोमेटिक रूट, 49% एफडीआई होती है कंप्लीट ऑटोमेटिक रूट के साथ। सो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज टेल मी कि मैम नहीं समझ आया या वट एवर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगला आता है फार्मा, ठीक है, फार्मा कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, तो जो फार्मा कंपनीज होती हैं इसमें ग्रीन फील्ड, यानी कि जो ऑटोमेटिक ग्रीन फील्ड में 100% एफडीआई होती है विद ऑटोमेटिक रूट, ब्राउन फील्ड में 100% एफडीआई होती है, फिर अप टू द 74%, एंड गवर्नमेंट रूट से भी 74%, तो गवर्नमेंट इसे रोक भी सकती है। दवाई पे ज़्यादा होता है, एक कम्युनिकेशन पे, एक दवाई पे, क्योंकि किसी ने ऐसी कोई दवाई बेच दी जो यहाँ पर ही अच्छे से काम नहीं कर रही है या जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो भैया भारत का तो नाश हो जाएगा इसी कंडीशन में। अगला आता है पावर एंड एक्सचेंज, पावर एंड एक्सचेंज रजिस्टर अंडर द CERC रेगुलेशन 2010। पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में 49% तक एफडीआई हो सकती है विद ऑटोमेटिक रूट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, अब आते हैं यहाँ पे हम रेलवेज पे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100% एफडीआई है, ठीक है, विद ऑटोमेटिक रूट, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, तो 100% एफडीआई है इसके अंदर। सो वेल गाइज, इसके अंदर कितनी 100% एफडीआई आती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, कि आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को वगैरह को करना चाहते हैं तो 100% एफडीआई विद ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। अगला आता है पेंशन, जो पेंशन वगैरह होती है उसमें क्या होता है, पेंशन सेक्टर में भी 49% एफडीआई है गवर्नमेंट रूट के द्वारा। ई कॉमर्स एक्टिविटीज जितनी भी हैं 49% एफडीआई विद गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट,
ठीक है, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में। अगला आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग जो होती है 51% एफडीआई है विद गवर्नमेंट रूट से। मल्टी ब्रांड रिटेल, सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग 100% एफडीआई इसके अंदर दे रखी है। कैश कैरी एंड होलसेल रिटेलिंग 100% ट्रेडिंग इन ऑटोमेटिक रूट। अगला जो आता है नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं। टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में ऑल टेलीकॉम सेक्टर 100% एफडीआई विद द गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटिक रूट। अप टू 49% तक ऑटोमेटिक रूट है एंड रेस्ट जितना भी बच गया दैट इज द गवर्नमेंट रूट। ओके, तो गवर्नमेंट रूट से हो सकती है। सो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को क्लियर समझ आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को मूव करेंगे। अगला आता है प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में कितने परसेंट एफडीआई आती है? तो यहाँ आता है टी सेक्टर्स इंक्लूडिंग टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन एक्सेट्रा, रबर प्लांटेशन, कार्डम प्लांटेशन, पाम ट्री प्लांटेशन, ऑलिव ऑयल ट्री प्लांटेशन 100% एफडीआई विद ऑटोमेटिक रूट। 100% एफडीआई दी गई है ऑटोमेटिक रूट से। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 100% एफडीआई विद ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला जो आता है नेक्स्ट वन, अदर सेक्टर्स, इसमें क्या आता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस 100% एंड एफडीआई इन ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट से इसमें 100% एफडीआई हो सकती है। इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क्स में 100% एफडीआई इज ऑटोमेटिक रूट। इसके बाद सैटेलाइट स्टेबलाइजमेंट एंड ऑपरेशन सब्जेक्ट्स 100% एफडीआई इन गवर्नमेंट रूट। अगला आता है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 74% एफडीआई इन ऑटोमेटिक 49, गवर्नमेंट रूट 49%। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट टाउनशिप हाउसिंग बिल्डिंग अप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 100% एफडीआई है विद ऑटोमेटिक रूट से। ठीक है गाइस, तो अगर ठीक है आते हैं कौन से सेक्टर्स पे एफडीआई नहीं हो सकती? सेक्टर विच सेक्टर्स एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, वह क्षेत्र जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड है यानी कि प्रतिबंधित है। तो प्रतिबंधित क्षेत्र जहां एफडीआई प्रतिबंधित है वो कौन से क्षेत्र है? तो पहली बात तो वो चीजें जो हमारे देश पर जिनका हमारा पेटेंट राइट है, जैसे कि हमारे देश में नीम वगैरह है, इन पे हमारी कंट्री ही इसे उत्पादित करती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसपे हमारे पेटेंट राइट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो इंडिया के अंदर इलीगल है, वो सब एफडीआई में प्रोहिबिटेड होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज एक्सेप्शंस लाइक हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, टी प्लांटेशन, पिसिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। कृषि वृक्षारोपण पे कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी यहाँ पे प्रोहिबिशन है। इसके बाद अगर बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी की, परमाणु बम वगैरह बनाना, ये सब पे नहीं दे सकते। ठीक है, तो इन सब पे भी नहीं होती है। अगला जो आता है नेक्स्ट आता है, ठीक है, निधि कंपनी, लॉटरी कंपनीज जो होती हैं, जो ठीक है चिट फंड कंपनियां होती हैं 21 दिन में पैसे डबल करती हैं, इन सब पे भी एफडीआई नहीं की जा सकती। ठीक है, जो 21 दिन के अंदर पैसे डबल करती हैं। एनी गेमलिंग एक्टिविटी, बैटिंग एक्टिविटी, ठीक है, बिजनेस, सिगरेट, सिगार, जो भी चीज़ें इंडिया के अंदर ऑलरेडी बैन है उन पे भी एफडीआई नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो कोई भी ऐसा व्यवसाय जो जो इंडिया के अंदर ही बैन है, तो उसके आप ऊपर एफडीआई कैसे करोगे? तो उसके ऊपर एफडीआई नहीं की जा सकती। सो वेल गाइज, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ आ गई होंगी। अभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी यानी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज़ टेल मी कि समझ आ गया या नहीं आया। सो गाइज, यहाँ तक एफडीआई का संपूर्ण चैप्टर खत्म होता है। एफडीआई इज अ टॉपिक, ये एक बस टॉपिक है जो कि मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो गाइज मिलेंगे आपके साथ अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और ये क्लास एवरी डे सुबह 11 बजे होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच। और गाइस हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आपको। अभी हमारे जो अभी रिसेंटली हमारे जो चैप्टर्स चल रहे हैं, इसमें हमें मतलब अभी हम इसके कुछ नीतियों को भी लेके चलेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेते हुए हमें ये चीज़ों को इकोनॉमिक पॉलिसी से भी रिलेट करना है, ताकि आपको चीज़ें और डेफिनेटली क्लियर हो पाए। सो वेल गाइज, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यानी क्वेश्चन एंड डाउट्स नहीं होंगे। तो बच्चे, मैं एक बार लास्ट चीज़ एक बार ये और बता दूंगी कि एफडीआई में क्या जरूरी होता है। एफडीआई को करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, वो सबसे पहले आपको एफडीआई का क्या करना है, एफडीआई क्या आप जानना है कि व्हाट इज़ द एफडीआई। उसके बाद एफडीआई की न्यू पॉलिसीज़ क्या कह रही हैं, करंट में एफडीआई क्या चल रही है, और दूसरी एफडीआई के लिमिट्स क्या क्या हैं, और एफडीआई के प्रोहिबिटेड सेक्टर क्या है। तो कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा सेक्टर या कोई भी ऐसी चीज़ जो इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड है,
वो हर जगह प्रोहिबिटेड है, ये याद रखिएगा। तो ठीक है, तो आई में हर जगह इन द सेंस कि कोई भी चीज़ इंडिया के अंदर इलीगल है, हर जगह नहीं, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वर्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ जो इंडिया के अंदर इलीगल है वो जनरली आपको एफडीआई में नहीं आएगी। सो गाइज थैंक यू सो मच, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू फॉर मतलब थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगली क्लास में मेरी मुलाकात होगी कल, आपसे मेरी मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।